हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम यूनिट वाइज जो है पीवाईक्यूज़ या फिर हम जो एमसीक्यूज़ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इसके जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं टॉपिक वाइज बेसिक जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीरीज होंगे सेशंस होंगे उनमें हम जो एडवांस लेवल के जो पीवाईक्यूज़ भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो यूनिट 1 है इसके जो बेसिक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग नेचर स्कोप, उसके बाद जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी, डिपेंडेंसी अप्रोच। और यूनिट 2 जो है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें जो लुसिन पाई और एसपी हंटिंगटन है इन पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूनिट 3 पॉलिटिकल डायनामिक्स, डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल प्रोसेस, पार्टी सिस्टम। इसमें जो थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी दो इंपॉर्टेंट है, इलिटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे टेरिटोरियल, प्रोपोर्शनल, फंक्शनल, पार्टी सिस्टम, वन बाय और मल्टी पार्टी। फीचर्स क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म है, इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म और जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स है इस पे। और लास्ट यूनिट जो है इश्यूज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट, जेंडर इन पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज और सोशल मूवमेंट्स, ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है। इस पे हम जो है पी वाई क्यूज एम सी क्यूज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 इसमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज मेनली कंसर्न विद, सबसे जो इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो डील करता है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो सिमिलरिटीज़ होती हैं या फिर डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनके। तो इसका जो आंसर होगा स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको, उनमें जो सिमिलरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना। Comparative politics examines similarities and differences in political systems across the countries. Who defined politics as authoritative allocation of values? सबसे जो फेमस इसके वो हैं डेविड ईस्टन। सिस्टम अप्रोच में वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स क्या है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। एस्टन viewed politics as a system that authoritatively allocates values in the society. विच अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन देयर लीगल फ्रेमवर्क। तो कौन सी अप्रोच जो है वो स्टडी करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इन देयर लीगल फ्रेमवर्क, तो वो आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फोकस होता है वो होता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिन पे होता है कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ। और जो मॉडर्न जो अप्रोचेज़ हैं वो उनका फोकस क्या रहता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे भी इनका फोकस रहता है। कैसे सोसाइटी में जैसे जो जेंडर है, कास्ट है या रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोचेज में। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ट्रेडिशनल अप्रोच में इसकी हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज मॉडर्नाइजेशन वाज डिस्कस्ड बाई। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज मॉडर्नाइजेशन किसने डिस्कस किया था, यहाँ पे इसका आंसर है लुसिन पाई। लुसिन पाई जो है वो लिंक करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को विद मॉडर्नाइजेशन, नेशन बिल्डिंग एंड पार्टिसिपेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कौन सी न्यू अप्रोच नहीं है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। सिस्टम अप्रोच यहाँ पे न्यू अप्रोच है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल अप्रोच भी न्यू है। सिस्टम अप्रोच जो दी थी जो डेविड ईस्टन है, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो एलमंड एंड पावल। और इसके बाद हिस्टोरिकल एंड लीगल ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आता है। डिपेंडेंसी अप्रोच भी ये न्यू अप्रोच है। इसमें जी फ्रैंक और बहुत सारे जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स वो बाद में इसको और अपनी जो थ्योरीज देते हैं, जैसे इमैनुअल वालेस्टीन जो सेमी पेरिफेरी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं। कोर एंड पेरिफेरी का जो डिपेंडेंसी थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसमें इमैनुअल वालेस्टीन जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं उसमें वो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसका आंसर हिस्टोरिकल लीगल अप्रोच जो ट्रेडिशनल मेथड है, और बाकी जो है वो क्या है, मॉडर्न अप्रोचेस। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप की गई है, वो है गैब्रियल एलमोंड। इन्होंने फंक्शनलिज्म को अप्लाई किया पॉलिटिकल एनालिसिस में, फोकसिंग ऑन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का रोल है जो उस पर फोकस किया। ए जी फ्रैंक इज नोन फॉर, ए जी फ्रैंक जहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं।
फ्रैंक एक्सप्लेन अंडर डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय डेवलप्ड नेशंस। जो अंडर डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो किसकी वजह से, जो डेवलप्ड नेशंस है उनकी जो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन किया गया है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसकी वजह से ये एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफर्स फ्रॉम कंपैरेटिव गवर्नमेंट बिकॉज इट फोकस ऑन, इसका फोकस किस पे होता है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो कैसे अलग है कंपैरेटिव गवर्नमेंट से, क्योंकि इसका फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस पे होता है। लेकिन जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ, उसकी स्टडी करता है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज़ इंस्टीट्यूशनल लीगलिस्टिक, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ ब्रॉडर। इसमें पूरी जो स्ट्रक्चर्स और उसके साथ जो प्रोसेसेस हैं उन सबको स्टडी किया जाता है, जैसे इलेक्टोरल बिहेवियर, कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, और ये सारी चीज़ें। हु डिस्क्राइब पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, किसने डिस्क्राइब किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, तो इसका नाम है P.S.P. हंटिंगटन। किस पे फोकस रहता है इनका, स्टेबल इंस्टीट्यूशंस एज साइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हंटिंगटन कहते हैं कि जो अगर स्टेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी कंट्री की वो स्टेबल हैं, तो वो एक साइन है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन डेविडेशन जो सिस्टम थ्योरी, इसमें जो इनपुट है वो क्या रेफर करता है, इनपुट में हमें देखने को मिला कि डिमांड्स और जो सपोर्ट है वो क्या है, इनपुट, ये पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद जो आउटपुट है पॉलिसीज़, और उसके बाद जो यहाँ पे फीडबैक आती है, ये इसकी जो है सिस्टम अप्रोच, जो सिस्टम थ्योरी दी गई है डेविडेशन के द्वारा। डिमांड एंड सपोर्ट, इनपुट, इनपुट्स में डिमांड और सपोर्ट्स आते हैं, और वो डिमांड भी 4 होती हैं और सपोर्ट्स भी 4 टाइप्स की। इनपुट्स एंटर करती हैं सिस्टम में, दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट, आउटपुट जैसे पॉलिसीज, और फिर से वो फीडबैक देती है और फिर एज ए इनपुट वो सिस्टम में जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो नेक्स्ट यूनिट है, इसमें पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच में पूछा गया है पॉलिटिकल कल्चर क्या है, वो रेफर क्या करता है, तो पॉलिटिकल कल्चर रेफर करता है जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और बिलीव्स हैं पॉलिटिक्स के लेके, जो भी वहाँ पे लोग हैं उनके। पॉलिटिकल कल्चर शेप सिटीजन्स ओरिएंटेशन टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या शेप करता है, जो सिटीजन्स की क्या ओरिएंटेशन है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है पॉलिटिक्स की तरफ, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल कल्चर में हम पढ़ते हैं। हु आइडेंटिफाइड 3 पॉलिटिकल कल्चर्स, जैसे पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी। तो एलमेंट एंड वर्बा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें वो 3 टाइप्स के पॉलिटिकल कल्चर्स बताते हैं। फर्स्ट है पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी। द सिविक कल्चर इनकी जो बुक है, इसमें वो क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स के कल्चर्स। हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, हाई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, यहाँ पे बात करते हैं पार्टिसिपेटरी कल्चर। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है किसी कंट्री में, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेटरी कल्चर बोला जाता है। सिटीजन्स क्या है, वो एक्टिवली एंगेज होते हैं पॉलिटिक्स में, इसी को पार्टिसिपेटरी कल्चर बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कौन सा एजेंट नहीं है, फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, ये सारे एजेंट्स हैं। क्लाइमेट, ये इसका एजेंट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फैमिली, स्कूल्स, पीयर्स, मीडिया, ये सारे क्या हैं, सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका जो आंसर है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड ओरिएंटेशंस, जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं और क्या ओरिएंटेशंस टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, या फिर जो इलेक्शंस, या जो भी हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड बिहेवियर। हु लिंक्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिकल कल्चर, किसने लिंक किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट को विद नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिकल कल्चर के साथ, तो ये आंसर इनका पाई, क्रिश्चियन पाई। इन्होंने जो कल्चरल एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का, उसको उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। सैमुअल जो पी हंटिंगटन है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ 1968 में जो इनका एक वर्क है, इसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉलिटिकल जो डिके हो रहा है, पॉलिटिकल डिके अकर्स विदाउट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, कंट्री में, अगर पॉलिटिकल डिके किस वजह से होता है, वो कहते हैं अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस डिग्रेड हो रहे हो, इंस्टीट्यूशंस अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, पॉलिटिकल डिके है। पॉलिटिकल डिके अकर्स विदाउट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। हंटिंगटन स्ट्रेस इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी ओवर
मेयर मॉडर्नाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सिर्फ मॉडर्नाइजेशन से कुछ नहीं होगा, जब तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी कंट्री के वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या होगा, पॉलिटिकल डिके होगा। विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, इनकम, सोशल स्टेटस, सभी जो है ये डिटर्मिनेंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के। पार्टिसिपेशन डिपेंड्स अपॉन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स, सभी सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, सोशो इकोनॉमिक या फिर कल्चरल फैक्टर्स है, पार्टिसिपेशन इस पर डिपेंड करता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जा सकता है, स्टेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक बट आल्सो इंस्टीट्यूशनल। विच थिंकर एम्फेसाइज्ड कम्युनिकेशन इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर है कार्ल ड्यूर्स। इनकी जो कम्युनिकेशन जो अप्रोच है इसमें वो बात करते हैं सोशल मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की। पॉलिटिकल डायनेमिक्स नेक्स्ट यूनिट जो है इसमें डेमोक्रेसी इन इट्स इलिटिस्ट फॉर्म मीन्स, जो इलिटिस्ट थ्योरी जो है डेमोक्रेसी की, इसमें वो क्या कहने की बात कोशिश करते हैं, क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग है रूल बाई ऑल पीपल, रूल बाई रिप्रेजेंटेटिव्स, रूल बाई स्मॉल इलीट्स। और देखिए जो इलीट है वही सर्कुलेट होते रहते हैं, और जो ये माइनॉरिटी होती है, इलीट माइनॉरिटी होती है, वही जो ये रूल करती है डेमोक्रेसी में। और जो मेजॉरिटी जो होती है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करी, उनके पास कभी भी पावर नहीं आती है। इलिटिस सेज रियल पावर लाइज विद द फ्यू लीड्स, कुछ ही जो इलिट्स हैं इसमें जैसे पेरिटो, पेरिटो की जो थ्योरी है सर्कुलेशन ऑफ जो इलिट्स, उसका जो मॉस्को, वो भी यहाँ पे क्या है, इलिटिस थ्योरी है, थ्योरी देते हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो किस पे फोकस रहता है, वो कहते हैं कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कंपटीशन रहता है। इसका जो मेन फोकस रहता है वो होता है मल्टीपल ग्रुप्स क्या करते हैं, compete करते हैं, अपनी जो पावर असर्ट करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इन टेरिटोरियल टर्म्स मीन्स, जो रिप्रेजेंटेशन टेरिटोरियल टर्म्स में इसका मीनिंग क्या है, जो रीजनल कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड ऑन रीजन्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस बनी होती है ऑन टेरिटोरियल बेसिस। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन डिवाइड्स एरिया इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर्स, प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या इंश्योर करता है, जो रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन वोट शेयर, रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन, कितने जो पॉपुलेशन है वो कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे वोट दे रहा है, उन सब की जो वैल्यूज़ है उनको वो इंश्योर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन वोट शेयर, proportional representation reflects proportion of votes in seat distribution. Functional representation is based on, यहाँ पे social and occupational groups, यहाँ पे जो functional है यहाँ पे social और occupational groups के बेस पे होती है। Functional representation reflects groups like workers, farmers, यही सारे जो groups हैं इन्हीं को बोला जाता है, इनको अगर रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो ये क्या होता है, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वन पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन, वन पार्टी सिस्टम हमें चाइना में देखने को मिलता है, यहाँ पे यूएसए में बाई पार्टी है और यहाँ पे यूके में भी बाई पार्टी। यूएसए में जैसे डेमोक्रेट और जो है रिपब्लिकन हमें देखने को मिलते हैं। चाइना हैज सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम इंश्योर्स, बाई पार्टी सिस्टम क्या इंश्योर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। जो दो पार्टीज़ हैं वही जो है शिफ्ट होती रहती हैं, जैसे यूके और यूएसए। मल्टी पार्टी सिस्टम इज यूजली एसोसिएटेड विद कोalition गवर्नमेंट, जो मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया में यहाँ पे हमें देखने को कोalition गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है। अथॉरिटेरियन regimes इज आर करेक्टराइज्ड बाय, जो अथॉरिटेरियन regimes हैं वो क्या हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे होता ही होता है, और जो लिमिटेड फ्रीडम देखने को मिलती है। राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ऐसे regimes में, ऐसी कंट्रीज़ में, और जो अथॉरिटी है वो क्या होता है, कंसनट्रेट होती है टॉप लेवल। टॉप लेवल पे होते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो उनके हाथ में होती है, और जो लोअर लेवल पे होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो ओबे करते हैं। इलेक्टोरल अथॉरिटेरिज्म रेफर्स टू, इलेक्टोरल यानी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन अथॉरिटेरिज्म मीन कहाँ पे कोई जेन्युइन कंपटीशन नहीं होता है। इलेक्शंस एग्जिस्ट बट आर कंट्रोल, जैसे इलेक्शंस तो होती हैं लेकिन वो कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे रशिया। इश्यूज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस, ये सोवरेनिटी ऑफ नेशंस को चैलेंज करता है।
ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट्स की पावर्स हैं उसको यहाँ पे लिमिट किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ स्ट्रेंथेंड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या जो है स्ट्रेंथेंड हुआ है, क्या जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्या होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए इंटर कनेक्टेड है। जेंडर पॉलिटिक्स इज प्राइमरली कंसर्न विद, जेंडर पॉलिटिक्स किससे कंसर्न है, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वेलफेयर टू एम्पावरमेंट इन जेंडर पॉलिटिक्स मीन्स, जो जेंडर पॉलिटिक्स में जो वेलफेयर टू एम्पावरमेंट इसका मीनिंग क्या है, मूविंग टुवर्ड डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल्स। ट्रू एम्पावरमेंट goes beyond the welfare to active leadership. Climate change politics involves conflict between North and South countries. ग्लोबल साउथ जो डेवलप्ड माना जाता है और ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड और ग्लोबल साउथ जो है डेवलपिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट डील विद यह क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात करते हैं। विच मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल और ओल्ड ये डिफरेंस यहाँ पे सिलेबस में पूछा गया है। न्यू और ओल्ड जो सोशल मूवमेंट्स हैं, इसमें जो न्यू है उसमें कौन सी हमें देखने होते हैं, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो क्या न्यू है। न्यू सोशल मूवमेंट्स जो आइडेंटिटी पे फोकस करती हैं, राइट्स पे और इन्वायरमेंट पे। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स वर लार्जली क्लास एंड जो इकोनॉमिक स्ट्रगल बेस्ड। द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स क्रिटिसाइज ग्लोबलाइजेशन फॉर, जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करती हैं किस चीज़ के लिए, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड इनइक्वालिटी के लिए। क्रिटिक्स आर्ग्यू ग्लोबलाइजेशन फेवर्स रिच नेशंस। जो क्रिटिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो क्या बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिच नेशंस को ही फेवर करता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसनेशनल सोशल मूवमेंट्स। तो कौन कौन से ट्रांसनेशनल हैं, क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट्स जो हैं वो ट्रांसनेशनल मानी जाती हैं। मिक्सड एंड अप्लाइड क्वेश्चंस हम इसमें हम देखते हैं, जो सिविक कल्चर है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की कंसेप्ट की दिया गया, जो हम ही जो पिछले जो प्रीवियस हमने एमसीक्यूज देखे उन्होंने भी देखा, एल्मंड एंड वर्बा। इनमें वो बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स की। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है क्रिटिक्स किसको वो क्रिटिसाइज करती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। पॉलिटिकल सिस्टम विद कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम इज, ये सिस्टम कोई भी सिस्टम जो है वहाँ पे कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस हो, रूल ऑफ लॉ हो और फ्रीडम हो तो क्या माना जाता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक। हु लिंक्ड कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन विद पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर कार्ल ड्यूट्स। इनकी जो कम्युनिकेशन अप्रोच जो है उसमें हम ये पढ़ते हैं। अरब स्प्रिंग 2011 में जो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, इज़ एन न्यू सोशल मूवमेंट। तो ये एक न्यू सोशल मूवमेंट थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी की यहाँ पे डिमांड की गई डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके। विच अप्रोच आर्ग्यूज पॉलिटिक्स इज शेप्ड बाई इकोनॉमिक बेस एंड क्लास स्ट्रगल। कौन सी जो अप्रोच है वो आर्ग्यू करती है कि पॉलिटिक्स जो है शेप की जाती है बाई इकोनॉमिक बेस और क्लास स्ट्रगल के तहत, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है डेमोक्रेसी की जो बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन यूएसए में हमें देखने को मिलती है। इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म आल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड रेजिम। ग्लोबल साउथ क्या रेफर करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं। द स्लोगन थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली इज लिंक्ड विद इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। ये थे बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद जो हम सेम टॉपिक के अगर PYQ अगर डिस्कस करेंगे या MCQs तो वो एडवांस लेवल के होंगे और उनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।